हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेबी सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सर्कुलर की तरफ। सबसे पहले सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन मर्चेंट बैंकर्स के ऊपर। अब यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है, जो भी हमारे मर्चेंट बैंकर्स होंगे उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। एक होगी हमारी कैटेगरी वन मर्चेंट बैंकर्स और एक होगी हमारी कैटेगरी टू मर्चेंट बैंकर्स। तो इसके क्राइटेरिया क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मर्चेंट बैंकर्स की। मर्चेंट बैंकर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो भी हमारी कंपनीज होती हैं उनको एक तरीके की क्या देते हैं, एडवाइजरी देते हैं, सलाह देते हैं। इनका काम क्या होता है? एडवाइजरी देना। फिर अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहती है तो किसकी हेल्प से करेगी? मर्चेंट बैंकर्स की हेल्प से। अगर कोई कंपनी अपने बॉन्ड्स इशू करना चाहती है, शेयर्स इशू करना चाहती है, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? मर्चेंट बैंकर की। फिर अगर कोई कंपनी अपने पब्लिक इश्यूज को मैनेज करना चाहती है या फिर कॉर्पोरेट एडवाइजरी लेना चाहती है तो किससे लेगी? मर्चेंट बैंकर से। तो यहाँ पे क्या होता है, सेबी ने क्या किया है, जो हमारे मर्चेंट बैंकर्स हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। दो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक है हमारी कैटेगरी वन मर्चेंट बैंकर्स, कैटेगरी वन, और एक है हमारी कैटेगरी टू मर्चेंट बैंकर्स। अब दोनों में अंतर क्या है? देखो, मर्चेंट बैंकर्स जितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी क्या है? अगर एक कंपनी है एबीसी कंपनी, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अब ये चाहती है अपने आप को शेयर मार्केट पर लिस्ट करना, मतलब अपने शेयर्स को लॉन्च करना शेयर मार्केट में, तो इसको क्या लॉन्च करना पड़ेगा? अपना आईपीओ। और ये आईपीओ किसके हेल्प से कर सकती है? मर्चेंट बैंकर्स की। तो यहां पे देखिए, कैटेगरी वन वाला जो मर्चेंट बैंकर है वो ही सिर्फ आईपीओ लॉन्च कर पाएगा। कैटेगरी टू वाला मर्चेंट बैंकर आईपीओ लॉन्च नहीं कर पाएगा। बाकी सारी फैसिलिटी सेम है कैटेगरी वन कैटेगरी टू में। मतलब जो काम कैटेगरी वन वाला कर रहा है वो सारे के सारे काम कैटेगरी टू वाला भी करेगा मर्चेंट बैंकर। बस डिफरेंस किसका? आईपीओ का। आईपीओ सिर्फ लॉन्च कौन कर पाएगा? कैटेगरी वन मर्चेंट बैंकर्स। कैटेगरी टू मर्चेंट बैंकर आईपीओ लॉन्च नहीं कर पाएगा। बाकी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी सारे काम जो कैटेगरी वन वाला करेगा वो सारे के सारे कौन कर पाएगा? कैटेगरी टू वाला भी। मेन डिफरेंस क्या है? आईपीओ लॉन्च नहीं कर पाएगा कैटेगरी टू मर्चेंट बैंकर। अब अगर एक बैंक कैटेगरी वन मर्चेंट बैंकर बनना चाहता है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, और एक बैंक अगर कैटेगरी टू मर्चेंट बैंकर बनना चाहता है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा? तो सबसे पहला क्राइटेरिया इन्होंने क्या सेट किया है? मिनिमम नेटवर्थ का। मिनिमम नेटवर्थ, मिनिमम नेटवर्थ यहां पे कितनी बोली है? अगर एक बैंक अपने आप को कैटेगरी वन मर्चेंट बैंकर बनना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए होगी? 50 करोड़ रुपीस की। 50 करोड़। और वहीं अगर एक बैंक अपने आप को कैटेगरी टू मर्चेंट बैंकर बनाना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए होगी? उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ होगी 10 करोड़ रुपीस। ठीक है, पहला क्राइटेरिया हो गया मिनिमम नेटवर्थ का। दूसरा क्राइटेरिया है हमारा लिक्विड लिक्विड नेटवर्थ का। लिक्विड नेटवर्थ, लिक्विड नेटवर्थ मतलब जो आपका इजीली कैश में कन्वर्टेड रहता है उसको बोलते हैं हम लिक्विड नेटवर्थ। मिनिमम नेटवर्थ कितनी है? 50 करोड़ फॉर कैटेगरी वन, 10 करोड़ फॉर कैटेगरी टू। और लिक्विड नेटवर्थ की बात करें तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा है सेबी ने? अगर एक बैंक चाहता है कैटेगरी वन वाला मर्चेंट बैंकर बनना तो उसको अपनी मिनिमम नेटवर्थ जो है, मिनिमम नेटवर्थ उसका 25% लिक्विड नेटवर्थ रखनी पड़ेगी। और सेम क्राइटेरिया यहां पे है, मिनिमम नेटवर्थ का 25% क्या रखना पड़ेगा इनको? लिक्विड नेटवर्थ। तो देखो 50 करोड़ का 25% कितना हुआ आपका? वन फोर्थ। वन फोर्थ कितना हुआ आपका? 12.5 करोड़ रुपीस। और यहां पे 10 करोड़ का वन फोर्थ कितना हुआ? 2.5 करोड़ रुपीस। तो यहां पे क्या हुआ? अगर एक बैंक कैटेगरी वन बैंक मर्चेंट बैंकर बनना चाहता है तो उसको मिनिमम लिक्विडिटी नेटवर्थ कितनी चाहिए? 12.5 करोड़ की। और वहीं कैटेगरी टू के लिए मिनिमम लिक्विडिटी नेटवर्थ कितनी चाहिए? 2.5 करोड़ रुपीस की। अब यहां पे बात करते हैं अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन की। अब देखो, अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है? ये जब आईपीओ लॉन्च करती है कंपनी उसमें काफी काम आता है ये अंडर राइटिंग वाला। और ये कौन प्रोवाइड करता है? मर्चेंट बैंकर प्रोवाइड करता है। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे बात की थी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया। इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया और इन्होंने सपोज 100 शेयर्स ऑफर किए। सपोज 100 शेयर्स ऑफर किए आईपीओ में। ठीक है, तो यहाँ पे एक मर्चेंट बैंकर को हायर करेंगी जो इनका ये आईपीओ का पूरा प्रोसेस कंडक्ट करेगा। अब मर्चेंट बैंकर एक चीज और करता है, क्या? इनको अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन भी देता है। मतलब
देखो अब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो है जिसने अपना आईपीओ लॉन्च किया है 100 शेयर का, 100 शेयर्स का। अब इनकी एक मजबूरी होती है, इनका आईपीओ तभी ही लॉन्च होगा अगर कम से कम 90% ऑफ ऑफर जो है वो सब्सक्राइब हो जाए। मतलब 100 शेयर इन्होंने मार्केट में उतारे, तो एटलीस्ट 90 शेयर जो हैं वो लोग परचेज कर रहे हो। मतलब ऐसा कभी कभी क्या होता है, जैसे 100 शेयर है, ठीक है, और लोग बोली लगाएंगे करीबन, समझ लो एक बंदे को एक शेयर मिल रहा है, एक पर्सन को एक शेयर मिल रहा है सपोज, ठीक है, टोटल शेयर मार्केट में 100। तो कभी कभी क्या होता है, कंपनी अच्छी हो ना, तो यहाँ पे 1000 बंदे आ जाएंगे शेयर परचेज करने के लिए, 1000 पर्सन, मतलब 1000 शेयर्स की बोली लग रही है, और टोटल शेयर्स कितने अवेलेबल, 100। तो ये क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब्ड होता है। कभी कभी कंपनीज की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होती है, उस केस में क्या होता है, सपोज ये वाला सिनेरियो लेते हैं, 100 शेयर, एक पर्सन को एक शेयर मिल रहा है, और टोटल लोग जो इंटरेस्टेड दिखे वो कितने दिखे, 50 पर्सन, यानी कि 50 शेयर पे ही बोली लगी। टोटल शेयर्स अवेलेबल कितने थे, 100। तो ये क्या होगा, अंडर सब्सक्राइब्ड। ओवर सब्सक्राइब्ड मतलब जब शेयर्स जितने अवेलेबल हो उससे ज्यादा लोग परचेज करना चाह रहे हो, तो वो होता है ओवर सब्सक्राइब्ड। और अंडर सब्सक्राइब्ड मतलब जितने शेयर्स अवेलेबल हो उससे कम लोग परचेज कर रहे हो, तो वो होता है अंडर सब्सक्राइब। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला होता है कि जब भी आईपीओ लॉन्च करेगी कोई कंपनी, तो उसका एटलीस्ट 90% शेयर जो है वो क्या होना चाहिए, सब्सक्राइब्ड होना चाहिए, तभी उस आईपीओ को क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, वरना वो आईपीओ कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, कभी कभी कंपनी के शेयर्स जो है वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, 100 शेयर अवेलेबल थे और लोगों ने सिर्फ 50 शेयर्स परचेज करने के इच्छुक, मतलब इंटरेस्ट दिखाया सिर्फ 50 शेयर परचेज करने के लिए। तो यहाँ पे सेबी के अनुसार कितना होना चाहिए था, एटलीस्ट 90 शेयर्स जो हैं वो परचेज होने चाहिए थे। टोटल परचेज कितने हो रहे हैं अभी तक, 50। तो ये क्या हुआ, अंडर सब्सक्राइब्ड, और इसने 90% वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया। इस केस में क्या करेगी सेबी, इस आईपीओ को कैंसिल कर देगी। तो ये कैंसिल ना हो आईपीओ, इससे बचने के लिए यहाँ पे एक अंडर राइटिंग प्रोवाइड करता है मर्चेंट बैंकर। और मर्चेंट बैंकर क्या बोलता है, अगर आपका शेयर जो है वो अंडर सब्सक्राइब्ड हुआ और ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो जो गैप होगा उसको हम परचेज कर लेंगे। जैसे इस सिनेरियो में कितना था, 100 शेयर्स थे, लोग कितना परचेज कर रहे थे, 50, और सेबी के अकॉर्डिंग कितना चाहिए था, 90। तो कितने का शॉर्टफॉल हुआ, 40 शेयर्स का। तो ये 40 शेयर्स कौन परचेज करेगा, वो मर्चेंट बैंकर जो इस आईपीओ को लॉन्च करवा रहा है, वही मर्चेंट बैंकर क्या कर लेगा, इन 40 शेयर्स को जो शॉर्टफॉल होगा उसको परचेज कर लेगा, ताकि 90% वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए और आईपीओ कैंसिल ना हो। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, अंडर राइटिंग। तो यहां पे क्या बोला है सेबी ने, कि जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंकर होंगे वो कितने अमाउंट की अंडर राइटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, कितने अमाउंट की अंडर राइटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है, वो कितने अमाउंट की अंडर राइटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, 20 टाइम्स ऑफ देयर लिक्विड नेटवर्थ। सपोज एक बैंक है हमारा, सपोज एक मर्चेंट बैंकर्स है जिसकी लिक्विड नेटवर्थ है, जिसकी लिक्विड नेटवर्थ है हमारी कितनी, 20 करोड़ रुपए। तो एक कितनी अंडर राइटिंग प्रोवाइड कर सकता है, 20 इंटू 20 टाइम्स ऑफ लिक्विड नेटवर्थ, ठीक है, 20 टाइम्स ऑफ लिक्विड नेटवर्थ कितनी है, 20 करोड़, तो टोटल 400 करोड़। मतलब एक कंपनी अगर आईपीओ लॉन्च कर रही है और उसका आईपीओ है वो अंडर सब्सक्राइब्ड है, तो ये 400 करोड़ रुपए के शेयर परचेज करके उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर सकता है। ये है अंडर राइटिंग का, ठीक है। तो अंडर राइटिंग ऑब्लिगेशन कितनी प्रोवाइड कर सकता है एक मर्चेंट बैंकर, 20 टाइम्स ऑफ इट्स लिक्विड नेटवर्थ। दोनों के लिए सेम है, कैटेगरी 1 वाला भी 20 टाइम्स ऑफ इट्स लिक्विड नेटवर्थ एंड कैटेगरी 2 वाला भी 20 टाइम्स ऑफ इट्स लिक्विड नेटवर्थ, ठीक है, दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम है। अब यहां पे एक और चीज बोली है, मिनिमम रेवेन्यू। कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के लिए पिछले 3 साल में मिनिमम रेवेन्यू कितना रहना चाहिए पर ईयर, रुपीज 12.5 करोड़ का। और कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंकर के लिए पिछले 3 सालों में उसका मिनिमम रेवेन्यू कितना रहना चाहिए, 2.5 करोड़ का, ठीक है। 12.5 करोड़ फॉर कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर एंड 2.5 करोड़ फॉर कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंकर, ठीक है। तो ये थे हमारे पूरे नॉर्म्स क्राइटेरिया जिसके ऊपर हमने कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में मर्चेंट बैंकर्स को डिवाइड किया, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन इशूइंग ऑफ डुप्लीकेट सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब बेसिकली आपका क्या है, शेयर्स है।
अब देखो आज की डेट में आप क्या देख रहे हो, ग्रो ऐप है, फिर जीरोधा हो गई, 5 पैसा हो गई, ऐसे वेरियस बैंक्स की भी अपनी अपनी एप्स आने लग पड़ी हैं, ताकि आप क्या कर सको, इजीली जो शेयर्स हैं उनको बाय कर सको और सेल कर सको। और ये आप इजीली कैसे परफॉर्म कर पा रहे हो, क्योंकि आपका क्या होता है, एक डीमैट अकाउंट बनता है, और उस डीमैट अकाउंट में आपको जो ये शेयर्स है वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू होते हैं, अलॉट होते हैं, जिनको आप इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो। आपको फिजिकली शेयर अलॉट नहीं होता, आपको डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर अलॉट होता है, जिसको आप इजीली बाय एंड सेल कर सकते हो। पर पहले टाइम में क्या होता था, आपको शेयर फिजिकली अलॉट होता था, एक पेपर के रूप में, एक पेपर के रूप में आपको शेयर्स जो है वो अलॉट होते थे। ये पेपर परचेज करने के लिए आपको एक्सचेंज जाना पड़ेगा, या आप कंपनी से परचेज कर सकते थे, और ये आपको फिजिकली फॉर्म में अलॉट होते थे। अब इसके साथ रिस्क क्या होता था कि ये अगर मिसप्लेस हो गया, चोरी हो गया, जल गया, खराब हो गया, मतलब पानी गिर गया, बह गया, कुछ भी हो गया, तो इसको आपको दोबारा से री इशू करवाना पड़ता था, जिसको हम क्या कहते हैं, डुप्लीकेट इशूइंग। आपको दोबारा से री इशू करवाना पड़ता था। तो यहाँ पे सेबी ने क्या किया है, जब ये आप सिक्योरिटीज को दोबारा से री इशू करवाओगे, उसका जो प्रोसीजर है उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं सेबी ने। अब सेबी ने क्या बोला है कि अगर जो आपकी सिक्योरिटीज गुम हो गई हैं या मिसप्लेस हुई हैं, अगर वो उसकी वैल्यू जो है वो है अप टू 10,000 रुपीज, जो सिक्योरिटीज मिसप्लेस हुई है जिसको आप दोबारा री इशू करवा रहे हो, उसकी वैल्यू अगर है 10,000 रुपए तक की, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या करना है, एक सिंपल रिटर्न अंडरटेकिंग देनी है कि मेरी सिक्योरिटीज जो है वो 8,000 रुपए की जो भी थी, XYZ कंपनी के इतने शेयर्स मेरे पास थे, ये मेरे से क्या हो गया, मिसप्लेस हो गया, मेरे को दोबारा से इशू कर दिया जाए। ठीक है, 10,000 तक की अगर आपकी सिक्योरिटीज है, तो क्या होगा, आपको सिंपल रिटर्न अंडरटेकिंग देनी है, रिटर्न अंडरटेकिंग देनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या बोला सेबी ने, अगर आपकी वैल्यू 10,000 से ज्यादा एंड अप टू कितना है, 10 lakhs, अप टू 10 lakhs, तब आपको क्या करना पड़ेगा। सपोज एक रिया नाम की लड़की है, उसके पास 7 लाख रुपए के शेयर्स थे फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, वो उससे क्या हो गया, गुम हो गए। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एक एफिडेविट, एफिडेविट साथ में इंडेमनिटी, एक प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे बना के सबमिट करना पड़ेगा। पर यहां पे उसको कोई पुलिस कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, नो पुलिस कंप्लेन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, सबमिट एक एफिडेविट और इंडेमनिटी। एफिडेविट क्या होता है, बेसिकली एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है, डिक्लेयर कर रहे हो जिसमें आप कुछ कि मेरे पास 7 लाख के या मेरे पास इतने अमाउंट के XYZ कंपनी के शेयर्स थे, ये मेरे गुम हो गए हैं, वो क्या होगा, आपका एफिडेविट। और इंडेमनिटी क्या होगा, एक लीगल प्रॉमिस होगा कि अगर कल को मेरी कोई बात झूठ निकली, मैंने कुछ फ्रॉड किया और मेरी वजह से कंपनी का कुछ नुकसान हुआ, तो उस लॉस की भरपाई कौन करूंगा, मैं खुद करूंगा। तो एफिडेविट क्या होता है, जिसमें आप डिक्लेयर कर रहे हो, एफिडेविट में आप डिक्लेयर करते हो कुछ चीज। और इंडेमनिटी में आप क्या बोलते हो कि कल को अगर कुछ नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करूंगा, मैं करूंगा। ठीक है, तो अगर आपका जो शेयर है, आपकी सिक्योरिटीज जो है, उसकी वैल्यू है 10,000 से लेके 10 लाख तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट एंड इंडेमनिटी प्रॉपर स्टैम्प पेपर पे बना के सबमिट करना पड़ेगा, पुलिस कंप्लेन की कोई जरूरत नहीं है। और लास्ट क्या है, अगर आपकी सिक्योरिटीज की जो वैल्यू है वो अबव 10 लाख है, अबव 10 लाख, उस केस में क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको एफिडेविट एंड इंडेमनिटी तो देना ही पड़ेगा, साथ में एक FIR की कॉपी देनी पड़ेगी, और साथ में आपको फुल डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, फुल डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये हो गया एज अ कस्टमर, आपका नुकसान हुआ है, आपकी सिक्योरिटीज मिसप्लेस हुई है, आप उसको दोबारा इशू करवाना चाहते हो, आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। किस केस में, अगर आपकी सिक्योरिटीज का अमाउंट 10 लाख से ऊपर है, आपको एफिडेविट, इंडेमनिटी, FIR की कॉपी एंड फुल डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज सबमिट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ यहाँ पे जिस कंपनी के शेयर्स होंगे आपके पास, मतलब समझ लो आपके पास है टाटा मोटर्स के 50 लाख के शेयर फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, वो आपके क्या हो गए, लॉस्ट हो गए। तो आपने अब उसको दोबारा इशू करवाना है, तो आपने क्या करना है, एफिडेविट, इंडेमनिटी, FIR की कॉपी, फुल डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज तो जमा करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे टाटा मोटर्स को भी काम करना पड़ेगा। उनको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी एक रीजनल न्यूज़पेपर में कि इस व्यक्ति के इतने अमाउंट की ये जो है
फिजिकल फॉर्म वाली जो सिक्योरिटीज हैं वो मिसप्लेस हो गई हैं और इसको हम दोबारा इशू करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, कुछ फीस चार्ज कर सकती है। इतने बड़े अमाउंट की सिक्योरिटीज दोबारा इशू करने के लिए कंपनी जो है वो फी चार्ज कर सकती है कस्टमर से। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात समझिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे सिक्योरिटी 100 रुपए की हो, चाहे सिक्योरिटी 5 लाख की हो, चाहे सिक्योरिटी 50 लाख की हो, जब भी कोई लॉस सिक्योरिटीज जो कि फिजिकल फॉर्म में थी उसको दोबारा री इशू किया जाएगा, वो कभी फिजिकल फॉर्म में दोबारा री इशू नहीं होगी। री इशू हमेशा डीमैट फॉर्म में ही होगी। ये बात क्लियर रखना। चाहे सिक्योरिटी 5 रुपए की हो, 50,000 की हो, 5 लाख की हो, 50 लाख की हो, 5 करोड़ की हो, जितने की भी हो, अगर पहले जो सिक्योरिटीज थी वो थी फिजिकल फॉर्म में और ये आपसे क्या हो गया, मिसप्लेस हो गया, गुम होगी, जो मर्जी हुआ, ठीक है, इसके बाद आप इसको दोबारा री इशू करवा रहे हो, तो जो री इशू सिक्योरिटीज आपको मिलेगी वो फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलेगी, वो आपको डीमैट फॉर्म में ही मिलेगी। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सेबी ने चेंज क्या किया है, देखो पहले क्राइटेरिया क्या था, 10,000 से लेके 5 लाख था, 10,000 से लेके 5 लाख था। अब इस 5 लाख वाले क्राइटेरिया को बढ़ा के कितना कर दिया है, 10 लाख कर दिया है। मतलब पहले अगर 5 लाख से ऊपर वाली सिक्योरिटी को आपको दोबारा री इशू करवाना है तो आपको एफआईआर की कॉपी चाहिए होती थी, पर अब इस क्राइटेरिया को बढ़ा के कितना कर दिया, 10 लाख। अब आपको 10 लाख तक कोई एफआईआर की कॉपी नहीं चाहिए, 10 लाख से ऊपर की सिक्योरिटी को दोबारा री इशू करवाना है तो आपको एफआईआर की कॉपी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अब यहाँ पे हम कवर करेंगे मेजर आउटकम्स ऑफ 212th बोर्ड मीटिंग कंडक्टेड बाय सेबी। अब यहाँ पे सेबी ने काफी ज्यादा नए रिफॉर्म्स लाए हैं, तो ये रिफॉर्म्स काफी ज्यादा हैं, ये एक स्लाइड में कवर नहीं होगा, इसलिए इसको हम 2 स्लाइड में कंप्लीट करेंगे। तो क्या क्या चेंजेस लाए हैं सेबी ने इन रिफॉर्म्स में, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला चेंज लाया है आपका, जो हम अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है या अनक्लेम्ड अमाउंट होता है जिसको हम ट्रांसफर करते हैं आईईपीएफ में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है, जैसे कि आप बॉन्ड्स परचेज करते हो, आप परचेज करते हो, कभी बॉन्ड्स परचेज किया आपने, या फिर आपने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स परचेज किए या सिक्योरिटीज परचेज की, तो उसमें क्या होता है, आपको आपको एक इंटरेस्ट मिलता रहता है, इंटरेस्ट बोल लो या डिविडेंड बोल लो, ये आपको मिलता रहता है। और जब आपके ये बॉन्ड्स की या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की मैच्योरिटी होती है उस टाइम आपको पूरा रिडेम्पशन अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, किसी कारणवश कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टर जो हैं ये अमाउंट को क्लेम नहीं कर पाते, चाहे फिर उनकी बैंक डिटेल्स गलत होती हैं, या फिर इन्वेस्टर ही एक्सपायर हो जाता है, या एड्रेस चेंज होता है, या वो अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में ही भूल जाता है, तो वो क्या होता है, उसको क्लेम नहीं कर पाता। और अगर 7 साल तक इनको क्लेम नहीं किया जाए तो ये सारा पैसा किस में ट्रांसफर हो जाता है, आईईपीएफ में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। अब यहाँ पे चेंज क्या लाया है सेबी ने, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज एक रोहन नाम का आदमी है, एक है हमारा रोहन नाम का आदमी। अब इसने क्या किया था, इसने एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर परचेज किया था, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर परचेज किया था। तो 2023 में इसको 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आना था, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आना था, और ये इसने क्लेम नहीं किया, नॉट क्लेम्ड। फिर 2024 में इसको फिर से 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आना था, इसने इसको भी क्लेम नहीं किया, नॉट क्लेम्ड, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 2025 में ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है ये मैच्योर हो गया, ये हो गया मैच्योर, और इसकी मैच्योरिटी थी 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए से खरीदा था, 1 लाख रुपए वापस मिल गए इसको। और ये 1 लाख रुपीज जो है इसको भी इसने क्या किया, क्लेम नहीं कर पाया, जो भी कारण रहा होगा, क्या पता रोहन एक्सपायर हो गया हो, क्या पता रोहन ये नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के बारे में भूल ही गया हो, उसको याद ही ना रहा हो, कि क्या पता रोहन के नाम पे इसके माँ बाप ने खरीदा हो और रोहन को पता ही ना हो, ठीक है, कोई भी कारण रहा हो जिसकी वजह से क्या हुआ, 2023 में इसने 10,000 का इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया, 2024 में इसने 10,000 का क्लेम इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया, और 2025 में जो रिडेम्पशन अमाउंट था 1 लाख का उसको भी क्लेम नहीं किया। अब यहाँ पे चेंज क्या लाया है आरबीआई ने, वो डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको टेबल से समझाता हूं। यहाँ पे सपोज पेमेंट रख लो, पेमेंट आ गई, यहां पे आ गया सपोज ड्यू डेट, यहां पे आ गया 7 इयर्स कब कंप्लीट होंगे, और यहां पे आएगा ट्रांसफर टू
IEPF, ठीक है। जैसे हमारा आरबीआई में हमने पढ़ा है डेफ अकाउंट के बारे में, 10 साल तक अगर आप अनक्लेम डिपॉजिट होता है उसको क्या कर देते हैं, डेफ में ट्रांसफर कर देते हैं। वैसे यहाँ पे 7 साल तक जो अमाउंट अनक्लेम रहेगा उसको किस में ट्रांसफर कर देते हैं, IEPF में, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। तो यहाँ पे देखिए 2023 में रोहन को क्या मिलना था, इंटरेस्ट मिलना था 2023 में। 2024 में रोहन को क्या मिलना था, इंटरेस्ट मिलना था। 2025 में रोहन को क्या मिलना था, प्रिंसिपल मिलना था। जो उसने प्रिंसिपल लगाया था वो उसको वापस मिल जाना था, ठीक है। अब यहाँ पे 2023 में इसको इंटरेस्ट मिलना था, तो ड्यू डेट क्या थी, 2023, ड्यू डेट 2024 और ड्यू डेट 2025। अब रोहन को पता ही नहीं है और उसने ये क्लेम ही नहीं किया। तो देखो जो 2023 में उसको इंटरेस्ट मिलना था उसके 7 साल कब कंप्लीट होंगे, 2030 में। 2024 वाले के 7 साल कब कंप्लीट होंगे, 2031 में। और 2025 वाले के 7 साल कब कंप्लीट होंगे, 2032 में। तो सेबी क्या बोलता है, जो भी हमारा अनक्लेम डिविडेंड या प्रिंसिपल है, जैसे उसको 7 साल कंप्लीट होते हैं उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा किसमें, आईईपीएफ में। तो ये जो 2023 वाला इंटरेस्ट है ये ट्रांसफर कब होगा आईईपीएफ में, 2030 में। ये वाला 2031 में, ये वाला 2032 में। अब यहां पे देखो दिक्कत क्या थी, कंपनी को एक एनसीडी के ऊपर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के ऊपर जो रोहन ने परचेज किया है, एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए उसको 3 एंट्रियां करनी पड़ रही हैं। एक 2030 में, एक 2031 में, एक 2032 में, ठीक है। 3 एंट्रियां करनी पड़ रही हैं। तो यहां पे सेबी ने क्या बोला है अब कि देखो, वैसे तो हमारे को जो अनपेड इंटरेस्ट डिविडेंड या प्रिंसिपल है उसको 7 साल में क्या करना है, ट्रांसफर करना है आईईपीएफ में। पर अगर एक ही बॉन्ड की मल्टीपल एंट्रीज हैं या एक ही नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो आपको उन हर एंट्री को अलग अलग ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन वो पूरी मेच्योरिटी डेट होगी उसी दिन आप सभी एंट्रीज को क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे। मतलब यहां पे देखो, जो ये रोहन का एनसीडी था, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, इसकी एक किश्त आई 2023 में इंटरेस्ट की 10,000 रुपए की। 2024 में इंटरेस्ट की 10,000 रुपए की किश्त आई। और 2025 में इसका जो ये एनसीडी है ये मैच्योर हो गया, इसको प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल गया कितने का, 1 लाख का। तो यहां पे क्या हुआ, 2023 वाले को 7 साल कब पूरे हुए, 2030 में अनक्लेम्ड के, ठीक है। 2024 वाले को 2031 में 7 साल हो गए और 2025 वाले को 2032 में 7 साल हो गए। तो पहले क्या करना पड़ता था अकॉर्डिंग टू सेबी, जो ये 10,000 का इंटरेस्ट है ये 2030 में ट्रांसफर हो जाएगा आईईपीएफ में। फिर ये जो 10,000 वाला इंटरेस्ट है ये 2031 में ट्रांसफर हो जाएगा आईईपीएफ में। और ये जो 1 लाख वाला प्रिंसिपल है ये 2032 में हो जाएगा ट्रांसफर आईईपीएफ में। अब रोहन के एक एनसीडी की 3 एंट्रियां करनी पड़ेगी कंपनी को और उसका तीनों का रिकॉर्ड अलग से रखना पड़ेगा। अब सेबी ने क्या बोला है कि जो अनक्लेम्ड होता है वो जाएगा तो 7 साल बाद ही, पर अगर एक ही बॉन्ड की मल्टीपल एंट्रीज हैं, जैसे यहां पे एक ही एनसीडी की 3 एंट्रीज थी, ठीक है, तो यहां पे आपको तीनों एंट्रियां अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका बॉन्ड या एनसीडी मैच्योर होगा उसी दिन आप उसके रिगार्डिंग जितने भी अनक्लेम्ड पहले के बचे हुए हैं उसके, वो सारे इकट्ठे करके आप एक साथ दोगे। मतलब ये जो 2023 वाला 10,000 था जो कि 2030 में जाना था, अब 2030 में नहीं जाएगा। जिस दिन ये बॉन्ड मैच्योर होगा, बॉन्ड मैच्योर कब हुआ, 2025 में, और इसको 7 साल पूरे कब हुए, 2032 में। अब 2032 में हम देखेंगे कि रोहन का जो एनसीडी था, ठीक है, इसका जो 1 लाख प्रिंसिपल है इसको 7 साल हो गए अनक्लेम्ड को 2032 में, ठीक है, 1 लाख। अब हम चेक करेंगे इस एनसीडी की कोई पिछली अमाउंट तो नहीं है ड्यू, कोई पिछला अमाउंट अनपेड तो नहीं रह गया। तो यहाँ पे 10,000 की एक एंट्री और होगी, 10,000 की एक एंट्री और होगी, तो टोटल 1,20,000 रुपीज इकट्ठा एक साथ हम 2032 में ट्रांसफर करेंगे आईईपीएफ में। अब हमें अलग अलग 2030, 31, 32 में 3 एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। 2032 में हम सारी एंट्रियों को मिला के एक साथ ट्रांसफर करेंगे आईईपीएफ में। इससे क्या होगा, रिकॉर्ड मेंटेनेंस आसान रहेगा और मल्टीपल एंट्रीज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। तो पहली अनाउंसमेंट ये की है सेबी ने, ठीक है। अब दूसरी अनाउंसमेंट क्या की है सेबी ने, तो देखो जो हमारी सीआरए होती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये क्या करती हैं, जैसे कोई बॉन्ड्स होगा या कोई आपका, फिर बॉन्ड्स हो गए, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, या फिर कोई
एक प्रोडक्ट आया नया, ठीक है, या फिर कोई म्यूचुअल फंड्स हो गए, उनको क्या करती है, रेटिंग प्रोवाइड करती है कि भाई ये कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना स्ट्रांग है, ठीक है। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है, पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, सपोज इरडाई है कोई, ठीक है, इरडाई जैसे है हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या है, इरडाई ने एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया, एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया, नया, न्यू न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो पहले क्या होता था, जब तक इरडाई जब तक इरडाई इस न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो इसने लॉन्च किया है, इसकी रेटिंग के क्राइटेरिया नहीं लॉन्च कर देता, तब तक कोई भी सीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इस न्यू प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं कर सकती। मतलब जैसे सपोज आरबीआई है, आरबीआई ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई भी नया प्रोडक्ट, तो जब तक आरबीआई अनाउंस नहीं करता कि भई ये जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इसको आप इन इन मेजर्स के ऊपर, इन इन पॉइंट्स के ऊपर मेजर करोगे, इसकी क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की, इसकी रेटिंग जो आप डिसाइड करोगे, उसके लिए हम एक गाइडलाइन देंगे, फिर आप उसकी रेटिंग दोगे। तो पहले क्या होता था, जब तक आपके पास वो गाइडलाइन लॉन्च नहीं की गई, जब तक, जैसे इरिडाई ने प्रोडक्ट लॉन्च किया, जब तक इरिडाई गाइडलाइन लॉन्च नहीं करेगा, तब तक सीआरए, कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उस प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं कर सकती। जैसे आरबीआई ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, नया प्रोडक्ट, और जब तक आरबीआई इस नए प्रोडक्ट की गाइडलाइंस, कि भाई इसको रेट कैसे करना है, उसकी गाइडलाइंस लॉन्च नहीं करता, तब तक कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं कर सकती। पहले ये था। पर अब क्या हो गया है कि भाई देखो, जो इंस्टीट्यूट है वो गाइडलाइंस दे या ना दे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उस प्रोडक्ट की रेटिंग कर सकती है। पहले क्या था, जैसे समझ लो सेबी ही है, ठीक है, सेबी है, इसने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब ये प्रोडक्ट देखो, लोग इस प्रोडक्ट को क्यों परचेज करेंगे, जब तक इसकी रेटिंग नहीं आएगी, जब तक इसके बारे में लोगों को पता नहीं होगा, फिर कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसको अच्छे से रेट नहीं करेगी, तब तक लोग प्रोडक्ट कैसे परचेज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इस प्रोडक्ट की रेटिंग कैसे लॉन्च, अब नया प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक है, पहली बारी लॉन्च हुआ है ऐसा प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सेबी क्या बोलता है कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग आप कैसे निकालोगे, इसकी गाइडलाइंस देंगे हम, इसकी हम गाइडलाइन देंगे कि भाई आपने ये पैरामीटर्स चेक करने हैं, फिर इस प्रोडक्ट की रेटिंग देनी है। तो पहले सेबी क्या बोलता था, जब तक हमने गाइडलाइंस लॉन्च नहीं की, तब तक कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इस प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं दे सकता। पर अब क्या बोला है सेबी ने कि देखो, गाइडलाइंस लॉन्च हो या ना हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रोडक्ट की रेटिंग दे सकता है विदाउट लॉन्चिंग ऑफ एनी गाइडलाइंस। अगर कोई गाइडलाइन इशू हुई है तो भी ठीक है, कोई गाइडलाइंस इशू नहीं हुई, तब भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी प्रोडक्ट की रेटिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा पॉइंट क्या है, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर। अब ये हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज क्या होता है, देखो, डेट लिस्टेड एंटिटीज मतलब जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई कंपनी मार्केट से पैसा उधार लेती है, तो वो उधार किसके थ्रू लेती है, या तो वो बॉन्ड्स इशू करेगी, या फिर वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करेगी, या अदर डेट सिक्योरिटीज होती है उनको इशू करती है, और वो उसको इशू करेगी और बदले में लोगों से पैसा उधार ले लेगी। अब ये जो उन्होंने बॉन्ड्स इशू किए, जब ये बॉन्ड्स आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो जाते हैं, तो उस कंपनी को क्या बोला जाता है, डेट लिस्टेड कंपनीज, डेट लिस्टेड एंटिटीज या डेट लिस्टेड कंपनीज। अब यहाँ पे हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज कौन सी होती हैं, तो पहले क्या था, पहले क्राइटेरिया था, अगर किसी कंपनी का डेट इंस्ट्रूमेंट जो शेयर मार्केट पर लिस्टेड है, वो ₹1000 करोड़ या उससे ऊपर के हैं, तो उस कंपनी को क्या बोला जाता था, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटी। अब ये क्राइटेरिया चेंज कर दिया है, अब 1000 करोड़ से बढ़ा के इसको कितना कर दिया है, 5000 करोड़। अब अगर किसी कंपनी के 5000 करोड़ या उससे ज्यादा के डेट इंस्ट्रूमेंट शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो उस कंपनी को क्या बोला जाएगा, हाई वैल्यू डेट लिस्टेड एंटिटीज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट जो मेजर रिफॉर्म लाया है सेबी ने इन इट्स 212th बोर्ड मीटिंग, वो किस में लाया है, ब्रोकरेज चार्जेस में। अब यहां पे देखो, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं, आपसे पैसा लेंगी, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ एसआईपी या इन द फॉर्म ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट, और उस पैसे को क्या करती हैं, वो इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में, वहां पे क्या करते हैं, वो शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं। अब यहां पे क्या बोला है सेबी ने कि जो ब्रोकरेज चार्जेस रहेंगे उनको हम रिड्यूस कर देंगे। अगर हम बात करें कैश मार्केट की, जहां पे आप शेयर्स बाय एंड सेल करते हो,
कैश मार्केट की, तो पहले मिनिमम जो ब्रोकरेज चार्जेस थे वो कितने होते थे 8.59 बेसिस पॉइंट्स के। अब इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है 6 बेसिस पॉइंट्स। तो देखो एक बेसिस पॉइंट का मतलब होता है, एक बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%। ये होता है एक बेसिस पॉइंट का मतलब। तो पहले क्या था, कैश मार्केट में जो ब्रोकरेज चार्जेस लगते थे वो कितने थे 8.59 बेसिस पॉइंट्स। अब इसको रिड्यूस करके क्या कर दिया है 6 बेसिस पॉइंट्स। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे देखो सपोज एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, इन्होंने क्या किया 1 करोड़ रुपए के शेयर परचेज किए, 1 करोड़ रुपए के शेयर परचेज किए। तो पहले इन पे ब्रोकरेज कितना लगता था, पहले ब्रोकरेज लगता था इन पे, देखो 1 करोड़ पे 8.59, मतलब ये कितना हुआ 0.0859%, ये हुआ। ठीक है, तो 1 करोड़ का 0.0859% कितना होता है, लगभग 8,590 रुपए। अब ब्रोकरेज कितना लगेगा 6%, यानी कि 6,000 रुपए। तो यहां पे इनको फायदा कितना हुआ 2,590 रुपए का फायदा हुआ। 1 करोड़ के इन्होंने शेयर अगर बाय एंड सेल किए, तो यहां पे म्यूचुअल फंड कंपनीज करती हैं, मतलब थाउजेंड ऑफ करोड़ में डील करती हैं। तो 1 करोड़ पे अगर 2,590 का प्रॉफिट हो रहा है एक कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी को, तो थाउजेंड ऑफ करोड़ में कितने का प्रॉफिट होएगा। और जो पैसा इनके पास बचेगा उससे ये क्या कर सकती हैं, इन्वेस्टर्स को और अच्छी रिटर्न दे सकती हैं, इन्वेस्टर्स को और ज्यादा अच्छी रिटर्न दे सकती है। क्योंकि पहले देखो ये पैसा इनका बच नहीं रहा था, अब ये पैसा इनका बच रहा है, तो इस पैसे से इनका प्रॉफिट भी अच्छा होगा म्यूचुअल फंड कंपनीज का, और इन्वेस्टर्स को और अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो ये तो बात हुई कैश मार्केट की। फिर बात करते हैं डेरिवेटिव मार्केट की, जहां पे आप फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह में ट्रेड करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट की, तो वहां पे पहले ब्रोकरेज कितना लग रहा था, पहले लग रहा था 3.89 बेसिस पॉइंट्स का, अब कितने का लगेगा 2 बेसिस पॉइंट्स का। तो यहां पे 1 करोड़ में कितने का प्रॉफिट हुआ म्यूचुअल फंड कंपनी को 1,890 रुपीज का। तो जब थाउजेंड एंड करोड़ की बात आएगी, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की बात आएगी, तो ये प्रॉफिट और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ये पैसा और ज्यादा बचेगा। तो इससे क्या होगा, म्यूचुअल फंड कंपनीज का अपना प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को और अच्छी रिटर्न मिलेगी। ठीक है, तो शेयर मार्केट में जो हमारी कैश मार्केट है उसमें ब्रोकरेज कितना रिड्यूस किया है 8.59 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करके कितना कर दिया है 6 बेसिस पॉइंट्स। और वहीं बात करें अगर हम डेरिवेटिव मार्केट्स की, तो इधर कितना थी ब्रोकरेज पहले 3.89 बेसिस पॉइंट्स, इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है 2 बेसिस पॉइंट्स। अब यहाँ पे एक चीज और बोली है सेबी ने, कि पहले क्या होता था, जैसे आप कोई भी ऐप खोलना और आप म्यूचुअल फंड उसमें वो देखना, म्यूचुअल फंड के ऑप्शंस देखना, तो वहां पे एक चीज आती है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो मतलब जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे बाद में जब रिडीम करोगे उसमें से कुछ अमाउंट जो है वो चार्जेस के रूप में डिडक्ट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सपेंस रेशो। अब पहले क्या होता था, कोई भी म्यूचुअल फंड आप परचेज करो वहां पे सीधा एक्सपेंस रेशो आ जाएगा, जैसे सपोज 2% का। एक है समझ लो राहुल, और वो परचेज करना चाहता है 1 लाख रुपीज के म्यूचुअल फंड। ठीक है, लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो यहाँ पे आएगा उसको एक्सपेंस रेशो 2% की। पहले ये था, अब सेबी ने क्या बोला है कि आप सीधा एक्सपेंस रेशो नहीं बताओगे, आप उसमें प्रॉपर क्लैरिटी बताओगे कि बेस एक्सपेंस रेशो कितना है, बेस एक्सपेंस रेशो, फिर ब्रोकरेज चार्जेस कितना है, और फिर उसमें गवर्नमेंट चार्जेस कितने हैं। जैसे देखो बेस एक्सपेंस रेशो में क्या आएगा, फंड मैनेजर की सैलरी, ठीक है, फिर एक्सपेंसेस कंपनी के एक्सपेंसेस, वो सब किस में आएगा आपका बेस एक्सपेंस रेशो में। ब्रोकरेज चार्जेस तो आप समझ ही गए कि ब्रोकरेज के चार्जेस ले रहे हैं। गवर्नमेंट चार्जेस में क्या आएगा आपका सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स स्टैंप ड्यूटी जीएसटी, वो सब आएगा आपका गवर्नमेंट चार्जेस में। तो पहले क्या था, जैसे आपका एक्सपेंस रेशो दिखा रहा है 2% का, अब इसको ये बाइफरकेट करके दिखाएंगे पूरा, मतलब पूरा इसका टुकड़े टुकड़े करके बताएंगे आपको कि भाई हर स्टेज में कितना कितना एक्सपेंस रेशो लग रहा है। कि जैसे कि बेस एक्सपेंस रेशो है सपोज 1.6%, ब्रोकरेज चार्ज है 0.2%, गवर्नमेंट चार्ज है 0.2%, टोटल एक्सपेंस रेशो 2%। पहले क्या होता था, सिंपल ये दिखा देते थे टोटल एक्सपेंस रेशो 2%। अब यहाँ पे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि कौन कितना पैसा खा रहा है। ठीक है, जो ब्रोक एक्सपेंस रेशो है उसमें से किसको कितना पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है बीच में,
ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज भी होता है, और बेस एक्सपेंस रेशो जो कंपनी का मिनिमम एक्सपेंडिचर है, कि जो फंड मैनेजर है जो आपके पूरे फंड्स को मैनेज कर रहा है, उसकी सैलरी भी निकालनी है, कंपनी का भी खर्चा निकालना है, तो वो बेस एक्सपेंस रेशो में आ गया। ब्रोकरेज चार्जेस अलग से हो गए, और गवर्नमेंट कितना टैक्स ले रही है वो आएगा गवर्नमेंट चार्जेस में। तो ये टोटल मिला के बनता है आपका एक्सपेंस रेशो। तो पहले क्या होता था, सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशो बताया जाता था, अब आपको ये आगे पूरा बाइफरकेट करके बताया जाएगा कि भाई कौन कितना पैसा ले रहा है एक्सपेंस रेशो में से। और लास्ट क्या बोला है सेबी ने, कि देखो पहले क्या होता था, कोई भी ब्रोकर है जो डील कर रहा है, उन सब पे नजर कौन रखता था, सेबी रखता था। अब सेबी ने क्या बोला है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो नजर रखेंगे इन सब ब्रोकर्स वगैरह पे, और स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखेंगे हम। मतलब बेसिकली क्या है, जैसे स्कूल नहीं था, स्कूल में क्या होता था, हर क्लास का एक क्लास टीचर होता था, और सभी बच्चों पे, जो उस क्लास के बच्चे होते थे उस पर नजर कौन रखता था, क्लास टीचर। और इन सभी क्लास टीचर से लास्ट में मीटिंग कौन करता था, प्रिंसिपल, कि भाई आपकी क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी क्लास में ये बच्चा शैतानी करता हुआ पाया गया, तो क्लास कौन लेता था, प्रिंसिपल। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो क्लास में स्टूडेंट्स होते थे वो कौन आ जाएंगे, सारे के सारे ब्रोकर्स। क्लास टीचर कौन हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज। और प्रिंसिपल कौन हो जाएगा, सेबी। ये चीज बोली है सेबी ने। पहले क्या होता था, सेबी को ही सबकी नजर रखनी पड़ती थी, अब सेबी ने क्या बोला है, स्टॉक एक्सचेंज नजर रखेंगे अपने अपने ब्रोकर्स पे, और स्टॉक एक्सचेंज को कौन मॉनिटर करेगा, सेबी। ठीक है, तो ये था आपका 212 बोर्ड मीटिंग के सारे मेजर रिफॉर्म्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन परवा पोर्टल, जो कि लॉन्च किया है किसने, सेबी ने। और ये लॉन्च किस लिए किया है, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो लॉस ना करें। मतलब देखो होता क्या है, इंडिया में 100 लोग अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं शेयर मार्केट में, तो 100 में से 5 से 10 लोगों को ही नॉलेज होती है प्रॉपर। बाकी जो 10 होते हैं वो ऐसे ही, मतलब थोड़ी बहुत टूटी फूटी नॉलेज लेके यहाँ से वहां से थोड़ी बहुत जो नॉलेज गेन की, और थोड़ा अपना इंट्यूशन लगा के इन्वेस्ट करते हैं। और मैक्सिमम 50 से 60 जो परसेंट लोग हैं वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किसी को सुन के, कि भाई उस बंदे ने कहा था इसमें इन्वेस्ट कर दो, सही टाइम है, अभी पैसा ग्रो करेगा, और वो उसको सुन के इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर कोई एक बंदा फॉल्स क्लेम कर देता है कि भाई देखो मैंने अपना अपना पोर्टफोलियो दिखा देगा, कि मैंने देखो 10 साल में इतना पैसा कमा लिया, आप मेरी बात मानो और इसमें इन्वेस्ट करो और आपके भी पैसे डबल हो जाएंगे। तो आधे से ज्यादा लोग क्या है, किसी को सुन के चल रहे हैं। ठीक है, आधे से ज्यादा क्या, मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, वो एक दूसरे को, जो फिनफ्लुएंसर जो होते हैं, फिनफ्लुएंसर, उनको सुन के चली हुई है कि भाई इसने बोला था ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो वैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिससे क्या हो रहा है, मैक्सिमम लोगों को लॉस हो रहा है। तो यहां पे सेबी ने क्या बोला है, सेबी ने एक परवा पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या है, अब इसमें देखो दो बातें होंगी। पहली बात, जो भी कोई है जो फॉल्स क्लेम करता है, जैसे समझ लो एक कंपनी है एबीसी कंपनी, एक कंपनी है XYZ कंपनी। एबीसी कंपनी ने बोला हमने पिछले 5 साल में 70% की रिटर्न प्रोवाइड की है, 70% की रिटर्न प्रोवाइड की है। और पहले ये ऐसे इसको पब्लिकली अनाउंस कर देते थे, एबीसी कंपनी जो है इसको पब्लिकली अनाउंस कर देती थी, इसको कहीं से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को लुभाने के लिए ऐसे ही 70% प्रोवाइड किया है हमने रिटर्न, अनाउंस कर देगी, और नीचे कहीं एक स्टार मार्क लगा देगी कि भाई हमने तो देखो स्टार मार्क लगाया था, इन्होंने ढंग से पढ़ा नहीं। फिर एक XYZ कंपनी होगी, वो बोलेगी कि देखो हमने भाई रिटर्न तो सिर्फ 12% की प्रोवाइड की है, पर हम हमारी कंपनी को खुले हुए 30 साल हो गए, और 30 साल में हमने कभी भी लॉस नहीं किया है, कभी लॉस नहीं किया है। और इसके नीचे भी वो एक स्टार मार्क लगा देगी, किसको, कोई इसको पढ़ेगा नहीं, और ये इसको ऐसे पब्लिकली एडवर्टाइज कर देते थे, और लोग क्या इन फैंसी एड्स को देख के इनमें इन्वेस्ट कर देते थे। अब यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है, कोई भी कंपनी कोई भी क्लेम करेगी, वो सीधा उसको एडवर्टाइज नहीं करेगी, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, परवा पोर्टल में वो क्लेम डालना पड़ेगा। फिर परवा पोर्टल उसको पूरा इंक्वायर करेगा, और अगर उसको वो सच लगा, ट्रू लगा, तभी आप उसको एडवर्टाइज कर पाओगे। अगर उस इंक्वायरी में वो फॉल्स निकला, तो आप उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते। तो पहले तो लोग यहां से बच गए कि अगर अब जो एड आएंगी, कोई क्लेम आएगा, तो वो ट्रू होगा, तभी वो क्लेम आएगा, वरना वो एडवर्टाइजमेंट आएगी नहीं। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको फिर भी डाउट है, तो आप उस कंपनी का नाम परवा पोर्टल पर जाके डाल सकते हो, वहां पे आपको उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, और वहां पे आपको उसको पूरा रिस्क एंड रिटर्न कितना है वो सब वेरीफाई हो जाएगा। देखो परवा की फुल फॉर्म ही क्या है, पास्ट रिस्क
एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। ये एक ऐसी एजेंसी है जो आप क्लेम कर रहे हो उसकी पूरी की पूरी क्या करेगी, वेरिफिकेशन करेगी कि आपने जो क्लेम किया है रिटर्न का वो सही है कि नहीं। फिर आपने जैसे यहाँ पे इस कंपनी ने क्या क्लेम किया था, हमें कभी लॉस ही नहीं हुआ, तो पूरा रिस्क भी कैलकुलेट कर लेगी कि भाई आपको कितना लॉस हुआ था कि नहीं हुआ था, आप में इन्वेस्टमेंट करने में कितना लॉस है, वो सब कैलकुलेशन कौन करेगा, परवा पे। अब ये काम कैसे करता है ये देखते हैं। देखो, परवा जो है, परवा की तरह काम कौन सी चीज करेगी, वो करेगी सीआरए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो वर्क करेगी एज अ परवा, वो वर्क करेगी एज अ परवा। जैसे कोई भी कंपनी ने क्लेम डाला, उस क्लेम की इंक्वायरी कौन करेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब जैसे एक कंपनी ने क्लेम डाला कि हमारे को हमने 70% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, तो इस क्लेम की इंक्वायरी कौन करेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो कि काम कर रही है एज अ परवा। पर यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अकेले काम नहीं करती। यहाँ पे देखो, जैसे इन्होंने एबीसी कंपनी ने डाला कि हमने 70% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो परवा की तरह काम कर रही है वो क्या करेगी, इसकी इंक्वायरी करेगी। पर इस इंक्वायरी को चेक करने के लिए इनको क्या चाहिए होगा, डाटा चाहिए होगा। तो डाटा कौन प्रोवाइड करेगा, पीडीसी। पीडीसी, परवा डाटा सेंटर जो है, वो इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को जो इंक्वायरी कर रही है इसको सारा का सारा डाटा प्रोवाइड करेंगे कि ये एबीसी कंपनी ने कौन कौन से फंड्स में इन्वेस्ट किया है, कौन कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, इनको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, टोटल लॉस कितना हुआ है, वो सब इंफॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये पीडीसी, परवा डाटा सेंटर। और ये कौन काम करता है एज अ पीडीसी, ये काम करते हैं एसई, स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वो काम करते हैं एज अ पीडीसी, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है वो काम करती है एज अ परवा। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, क्राइटेरिया फॉर अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू वर्क एज परवा। अब मेरी एक खुद की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और मैं चाहता हूं मेरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो परवा परवा में इनरोल हो जाए, परवा में काम करे। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, मेरी क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी है उसको एटलीस्ट 15 ईयर्स हो चुके होने चाहिए काम करते हुए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15 साल काम करते हुए हो जाने चाहिए मेरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। तो मेरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो एलिजिबल होगी इनरोल इन परवा। दूसरा, मेरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो मिनिमम नेटवर्थ है वो कितना होना चाहिए, लगभग 100 करोड़ का। तीसरा, मेरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इन्होंने लगभग 250 बॉन्ड्स हो गए या फिर डिबेंचर्स हो गए या एनसीडीज हो गए या कुछ भी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनको क्या कर किया होना चाहिए, कम से कम 250 क्रेडिट रेटिंग इशू की होनी चाहिए, कम से कम 250 क्रेडिट रेटिंग इशू की होनी चाहिए। जैसे कि कोई म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ तो उसमें रेटिंग्स होती हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें रेटिंग्स होती हैं, डिबेंचर्स, फिर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए, इन सब में क्या होता है, रेटिंग्स होती हैं, ताकि लोग इन रेटिंग्स को देख के इन्वेस्ट करें। तो मेरी कंपनी ने लगभग 250 बॉन्ड्स या नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या डेट इंस्ट्रूमेंट्स, इनको रेटिंग प्रोवाइड की होनी चाहिए। ठीक है। और चौथा, मेरी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसका क्या होना चाहिए, ओडीआर होना चाहिए। ओडीआर क्या होता है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। ठीक है, ये होना चाहिए मेरी कंपनी का कि अगर किसी पर्सन को कोई डिस्प्यूट है तो वो ऑनलाइन कंप्लेंट डाल के उसको सॉल्व करवा सके। अगर मेरी कंपनी के पास ये चारों चीजें हैं तो मेरी कंपनी इनरोल कर सकती है एज अ परवा। और वहीं अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें कि अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को एज अ पीडीसी इनरोल कराना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, तो सबसे पहला क्राइटेरिया सेम है, 15 साल का एक्सपीरियंस, मिनिमम 15 साल हो चुके होने चाहिए जब ऑपरेट करते हुए। दूसरा, मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए ₹200 करोड़ की। तीसरा, मेरे क्या कहते हैं ओडीआर होना चाहिए इसके पास भी, स्टॉक एक्सचेंज के पास भी, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। और चौथा, नेशन वाइड टर्मिनल्स, नेशन वाइड ऑफिस होने चाहिए इस स्टॉक एक्सचेंज के, नेशन वाइड टर्मिनल्स होने चाहिए। ठीक है। अगर ये चारों चीजें हैं तो एक स्टॉक एक्सचेंज अपने आप को इनरोल कर सकता है पीडीसी में। अब ये टोटल काम कैसे करेगा, सपोज एक कंपनी है हमारी, एक्स वाई जेड कंपनी रख लो, एक्स वाई जेड कंपनी, और ये क्लेम कर रही है कि भाई हमने 30% का रिटर्न दिया है पिछले 2 साल में, इन लास्ट 2 ईयर्स। तो ये क्या डायरेक्टली ऐसे पब्लिकली एडवर्टाइज कर सकती है, नहीं। इनको पहले ये क्लेम किस में डालना पड़ेगा, परवा में। अब परवा में एक सीआरए होगा जो इस क्लेम की इंक्वायरी करेगा।
पर इस क्लेम की इंक्वायरी के लिए इसको डाटा चाहिए होगा। तो डाटा कौन देगा? एक पीडीसी, जो कि कौन होता है? स्टॉक एक्सचेंज। वो सारा का सारा डाटा प्रोवाइड करेगा इस XYZ कंपनी का टू सीआरए। फिर सीआरए इसकी पुष्टि करेगा कि भाई ये क्लेम जो है वो सही है कि गलत है। अगर सही है तो ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने का अलाउड कर देगा, और अगर फॉल्स हुआ तो ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश नहीं होगी। और वैसे ही कोई क्लेम होगा तो ये आप कहां चेक कर सकते हो? इस परवा पोर्टल पे। और ये जो सारा प्रोसेस है, देखो XYZ कंपनी ने ये 30% वाला जो क्लेम था ये आज परवा पोर्टल पे डाला, और कल इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। मतलब वेरिफिकेशन के लिए टाइम कितना लगेगा? T+1 डेज का। टी मतलब जिस दिन आपने परवा पोर्टल में अपना क्लेम डाला, और +1 मतलब अगले दिन वो क्लेम पूरा वेरीफाई हो जाएगा कि सही है कि गलत, वो बात की बात है। पूरा का पूरा वेरीफाई रिजल्ट आपको अगले दिन ही मिल जाएगा। तो ये काम है परवा का, और ये किस लिए बनाया गया है? ताकि इन्वेस्टर्स का लॉस ना हो सके और वो मिसगाइड ना हो, मिसलीड ना हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन स्वागत एफआई, जो कि एक नया प्लेटफॉर्म है जिसको सेबी ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। और ये बेसिकली किसके लिए यूजफुल है? जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए। अब इसकी फुल फॉर्म जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। मतलब ये स्वागत एफआई जो है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए तो है, पर सभी के सभी फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं, ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। जैसे कोई रॉय डेविड जेम्स हेनरी इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए काम नहीं करेगा स्वागत एफआई। ये काम करेगा जैसे कि फॉरेन के पेंशन फंड्स हो गए, या इंश्योरेंस कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रही है फॉरेन की, या फॉरेन के सेंट्रल बैंक्स हो गए, या फॉरेन का कोई सोवरेन वेल्थ फंड है जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कि इंडिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बहुत यूजफुल काम करेगा स्वागत एफआई। अब ये कैसे काम करेगा? देखो, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं इंडिया में। ठीक है, एक है आपका एफपीआई के थ्रू, और एक है आपका एफवीसीआई के थ्रू। एफवीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। अब दोनों में अंतर क्या है? देखो, एफपीआई के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो वो करेंगे इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट। जो भी हमारी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज होगी उनके शेयर्स बाय सेल करेंगे या उनमें इन्वेस्ट करेंगे। वहीं एफसीआई के थ्रू कैसे इन्वेस्ट करेंगे? जैसे कि जो हमारे नए नए स्टार्टअप्स है जो कि अभी इनलिस्ट नहीं हुए हैं, जो कि लिस्टेड नहीं है, जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, उनमें भी ये क्या करते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू एफवीसीआई मोड। ठीक है, थ्रू एफवीसीआई रूट के थ्रू ये हमारे स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर पहले दिक्कत क्या थी? सपोज एक यूएसए का पेंशन फंड है, एक यूएसए का पेंशन फंड है। अब ये क्या करना चाहता है? ये इन्वेस्ट करना चाहता है एफपीआई के थ्रू भी एंड एफवीसीआई के थ्रू भी। मतलब ये इंडिया के लिस्टेड कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना चाहता है, और ये इंडिया के स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करना चाहता है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या थी? पहले जो ये यूएसए का पेंशन फंड है, इसको एफपीआई की तरह इन्वेस्ट करने के लिए एक अलग से अप्रूवल लेना पड़ता था, एंड एफवीसीआई की तरह इन्वेस्ट करने के लिए एक अलग से अप्रूवल लेना पड़ता था। पर अब यहां पे क्या होगा? ये स्वागत एफआई के थ्रू अप्रूवल लेगा, और एक सिंगल रूट के थ्रू इसको दोनों अप्रूवल मिल जाएंगे। इसको मल्टीपल टाइम्स अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल गो में इसको दोनों के लिए अप्रूवल मिल जाएंगे। तो इसका टाइम बचेगा, डॉक्यूमेंटेशन बचेगी, कॉस्ट बचेगी। ठीक है, वो सब चीजें इसकी रिड्यूस हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या बोली है सेबी ने? पहले क्या था? सपोज ये पेंशन फंड ने एफपीआई के लिए अप्रूवल ले लिया, इसको मिलेगा 3 साल के लिए या 4 साल के लिए। एफवीसीआई के लिए अप्रूवल ले लिया, इसको मिलेगा 4 साल के लिए या 5 साल के लिए। ठीक है, 3 से 5 साल के लिए अप्रूवल मिलता था, उसके बाद दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता था। पर अंडर स्वागत एफआई अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो कितने साल के लिए रहेगा आपका अप्रूवल? 10 ईयर्स का। मतलब 10 साल बाद आपको उसको दोबारा रिन्यू कराने की जरूरत है, 10 साल से पहले नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और है, जो हमारे फॉरेन फंड्स होते थे, ठीक है, फॉरेन पूल फंड होते थे आईएफएससी में, जो कि हमारा इंडिया का कहाँ है? गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर गिफ्ट सिटी में आईएफएससी सेंटर है। वहां पे जो हमारे फॉरेन पूल फंड होते थे, उसमें क्या होता था? सेबी की अलग गाइडलाइंस चलती थी, आईएफएससी की अलग गाइडलाइंस चलती थी। इंडिया के लोग उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं, तो वो अलग अलग गाइडलाइंस चलती थी। अब उसको भी मर्ज कर दिया है। अब क्या बोला है? आईएफएससी में जो भी फॉरेन फंड होगा, जो भी फॉरेन फंड होगा, उसमें इंडियन प्रमोटर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडियन प्रमोटर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? ओनली 10% ऑफ फंड। मतलब आईएफएससी में
ये जो यूएसए का एक पेंशन फंड है, इन्होंने पूल किया 100 करोड़ रुपए आईएफएससी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में, ठीक है। 100 करोड़ रुपए पूल्ड किया, ठीक है। पूल मतलब सबका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और उसको पूल बना के फिर वो उसको इन्वेस्ट करते हैं एक साथ। तो 100 करोड़ रुपए का इन्होंने क्या किया, पूल्ड फंड किया। किसने? यूएसए के पेंशन फंड कंपनी ने। अब यहाँ पे इस 100 करोड़ में क्या इंडिया के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? कुछ हिस्सा इंडिया के लोग डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। कितना? 10%। मैक्सिमम कितना? 10%। जितना भी आपका फंड होगा इकट्ठा, उसका मैक्सिमम कितना? 10% जो है वो इंडियन प्रोमोटर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इस बात पे दोनों पार्टीज का म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है, मतलब सेबी भी इस बात से एग्री है एंड आईएफएससीए भी इस बात से एग्री है। पहले क्या होता था, आईएफएससीए में अलग रूल चलते हैं और सेबी की अलग गाइडलाइंस होती थी, तो दोनों का क्या होता था, मिसमैच। अब दोनों एक बात पे सहमत हो गए हैं कि जो भी हमारे फॉरेन फंड्स होंगे उसमें इंडियन भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और मैक्सिमम कितना आप कर पाएंगे, टोटल फंड्स का 10%। ठीक है, तो ये था हमारा सेबी सर्कुलर। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।